विपक्ष कर रहा विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। इस हफ्ते आ सकता है विश्वास प्रस्ताव। यूपी में गाजियाबाद के मसूरी में 5 संदिग्ध युवक गिरफ्तार। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप। यूएपीए के तहत दर्ज होगा केस। एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा। अमेरिका में पाकिस्तान में बंद किया वाणिज्य दूतावास। खर्च कम करने के लिए अमेरिका ने पेशावर दूतावास किया बंद। हर साल अमेरिका को होगी $75 लाख की बचत। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के बाद अब सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में प्रस्ताव के बारे में। दूसरी खबर में बात होगी सीएम योगी के अयोध्या दौरे के बारे में। और तीसरी खबर होगी गाजियाबाद के मसूरी में 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उसके बारे में बात होगी। और चौथी खबर होगी एलपीजी गैस की कमी से रेस्टोरों पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। साथ ही आखिरी खबर में बात होगी ईरान इजराइल युद्ध से तेल गैस पर मंडरा रहे संकट के। और अब बात पहली बड़ी खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बाद अब विपक्ष के निशाने पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे हैं। उनके खिलाफ भी विपक्ष लगातार हमलावर हो चुका है। अब उनके खिलाफ सांसदों ने हस्ताक्षर कर अभियान शुरू कर दिया है। विपक्ष की तैयारी इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों के सचिवालय में नोटिस जमा करने की है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीएमसी के अगुवाई में तैयार ये नोटिस लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब सीधे चुनाव आयोग के प्रमुख विपक्ष के हत्थे चढ़े हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें प्रियंका कि अभी पूरे देश में इस समय संसद के भीतर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल अब ज्ञानेश कुमार को, यानी कि जो सीसी हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा था कि ओम बिरला के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, जिसमें फैसला आ गया सामने। अब विपक्षी सांसदों ने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगभग 180 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें करीब 120 लोकसभा और 60 राज्यसभा सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। और ये नोटिस जल्द ही संसद के दोनों सदनों के सचिवालय में सौंपा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस देने की तैयारी हो रही है। और प्रियंका, आप देख रहे हैं कि मामला एफआईआर को लेकर के कितना ज्यादा गरमाया है। स्पेशली अगर बंगाल की राजनीति की बात करें तो ममता बनर्जी शुरुआती दौर से ही ज्ञानेश कुमार पर हावी हैं और उनको जो है पूरी तरीके से बता रही हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो बीजेपी की तरफ से काम करते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी मिली है कि इस पूरे अभियान की अगुवाई भी ममता बनर्जी ही कर रही हैं। और अपराजिता, क्या कुछ दलीलें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से दी जा रही हैं और क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं ममता सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रियंका कि विपक्ष ने जो है ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके हिसाब से पद का पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूरी तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, जो पहले दिन से ममता बनर्जी उठाती हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा चुनावी जांच में जो रुकावट डालने का काम हो रहा है, उसका भी आरोप लगाया गया है। मतदाता सूची संशोधन के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने का भी आरोप लगाया गया। यानी कि सूत्र से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से नोटिस में कुल 7 आरोप शामिल किए गए हैं। और लगातार जो है ममता बनर्जी अड़ी हुई है। और आपने देखा भी था कि
तरीके से वो चुनाव आयोग के अगेंस्ट में खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील की भूमिका में उतर गई थी, खुद लड़ी थी। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के अड़ी हुई है और लगातार जो है मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की मांग कर रही है, वो बेहद ही देखने वाली बात है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है ना प्रियंका, ये पास करवाना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर और अपराजिता, क्या इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? क्या सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है? बिल्कुल, आपको बता दें प्रियंका की सीसी की बैठक अभी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में जो अभी राजनीति जो शुरू हो रही है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में आप देखिए 12 बजे भी जेपी नड्डा के आवास पर जो थी मीटिंग हुई थी, और अभी 4 बजे से प्रधानमंत्री का जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग पर, वहां पर भी एक गंभीर मीटिंग चल रही है चुनाव आयोग को सबको लेकर। यानी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कैसी होगी, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से क्या होगा, उन सबको लेकर के जो है तैयारियां जो है सत्ता पक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है, और ये बहुत उच्च स्तरीय तौर पर बैठक बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जी बिल्कुल प्रियंका, और कुल मिलाकर देखिए तो सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति को भुनाने में लगी हुई है, और विपक्ष जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है ये प्रस्ताव लाकर उनको हटाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है अपराजिता, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में दूसरी खबर की बात होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने श्री राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली, और सीएम ने हनुमानगढ़ी में संतों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। सीएम के साथ यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, आज सीएम खुद अयोध्या पहुंचे हैं, श्री राम के दर्शन भी किए और तमाम कार्यों का जायजा भी लिया सीएम ने। पीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के महंत होने के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और साफ तौर पर वो आज अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन किया, और उसके बाद प्रदेश की सुख शांति की कामना भी की, ऐसा भी बताया गया। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर में श्री राम लला के चरणों में शीश झुकाया और उन्हें श्री राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य जो अभी बचे हुए हैं उनकी भी जानकारियां ली हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत अगर देखी जाए तो संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर से की। उन्होंने वहां विविधतापूर्ण जो पूजा अर्चना है वो की, और प्रदेशवासियों की जो सुखमय जीवन की प्रार्थना जो है वो उन्होंने की है। और यहाँ से निकलकर मंदिर श्री राम मंदिर पहुंचे, यहाँ उन्होंने श्री राम लला के दर्शन किए, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने मंदिर परिसर में जो निर्माण कार्य की प्रगति है उसकी जानकारी ली है, और इस दौरान श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन सभी को निर्णय दिया है कि जो भी काम बचे हुए वो जल्द से जल्द पूरे हुए और आगामी योजनाएं क्या है उन योजनाओं को भी बनाया जाए ताकि उन पर भी जल्द से जल्द काम जो है वो हो सके। तो ये सारी चीजें जो थी वो हुई हैं आज। और इस दौरान अगर देखा जाए तो अयोध्या के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, कई सारे जो जाने माने चेहरे थे राजनीति से जुड़े हुए वो मौजूद थे, चंपत राय मौजूद थे, और सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे का जो रोड मैप है अयोध्या से जुड़ा हुआ वो तैयार करने के लिए बोला है, और पुराने जो काम बचे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए अभी जो समय है वो निर्धारित किया है। और नितिन, इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति जो है वो खुद 19 मार्च को जाने वाली अयोध्या पहुंचने वाली है दर्शन के लिए। तो इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है और क्या सीएम भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर 19 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या का दौरा है, और उसी को देखते हुए क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या पहुंचे हैं तो उन्होंने पूजा अर्चना के साथ साथ वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है, अधिकारियों को चिताया भी है, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है और काफी अहम दौरा ये अयोध्या का है। वो श्री राम मंदिर आएंगी, वहां पर पूजा अर्चना करेंगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और जो वहां पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था वो भी उस दौरान भी राष्ट्रपति वहां पर नहीं आई थी। अब ये राष्ट्रपति का दौरा लगा हुआ है, वो आएंगी, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगी। उसके लिए जो तैयारियां हैं
अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देने हैं, कैसी तैयारियां करनी है। जो नितिन, क्या प्रांगण रणनीति है, रहती है जब इस तरीके से अगर सीएम अचानक पहुंच जाते हैं किसी बड़े पूजा स्थल पर? क्या पहले से तैयारियों के लिए वो इसलिए जाते हैं, क्या उनको जायजा लेना होता है या कोई एक बड़ी रणनीति होती है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कोई भी सीएम किसी भी स्टेट का अगर इस तरीके से पहुंचता है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में उस जगह पर जो भी बड़ा कार्यक्रम या फिर जो भी बड़ा दौरा है वो काफी अहम बताया जाता है। और उसी कड़ी में ये दौरा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अहम है। इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने सारी चीजों का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहने वाली है, राष्ट्रपति आएंगी तो कहाँ ठहरेंगी, ठहरने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति आती हैं तो उनके साथ एक बड़ा जो उनका प्रशासनिक अमला है वो भी साथ में आता है। और उनको कैसे व्यवस्थित करना है, कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से कोई भी बड़ा कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से चेन बनाई जाए कि सिक्योरिटी हर्डल्स को कोई पार ना कर पाए। तो ये सारी जो चीजें थी इन सबका जायजा लेना भी बहुत जरूरी है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी चीज, मंदिर में जब द्रौपदी मुर्मू आएंगी, राष्ट्रपति आएंगी तो दर्शन पूजन भी करेंगी, तो उस दौरान किस तरीके से स्थितियां गड़बड़ ना हो, उनको व्यवस्थित करके उनको दर्शन कराया जाए और इस दौरान वहां पर जो बाकी के जो भक्त हैं उनका आवागमन होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों की जो रूपरेखा है वो तैयार होनी है। तो क्या नितिन, मंदिर ट्रस्ट को इसकी पहले से जानकारी थी या ये सीएम का एक औचक निरीक्षण था? बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या का जो दौरा है ये कल ही बता दिया गया था कि वो बलरामपुर के दौरे पर भी थे और बलरामपुर के बाद अब वो अयोध्या के दौरे पर गए हैं। तो पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री आएंगे और ये बात सभी को पता थी कि वो आएंगे। तो जाहिर सी बात है जो राष्ट्रपति का दौरा 19 तारीख को लगा है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे कि कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आ रही हैं तो उसके पहले प्रचार प्रसार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एडवर्टीजमेंट कितना हद तक पहुंचा है, कहाँ तक एडवर्टीजमेंट का या लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों को बताया गया है कि राष्ट्रपति आने वाली हैं। तो सारी चीजों का जो जायजा है वो सारी चीजों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद आज लिया है। और 19 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी और कई सारी चीजें उस दौरान भी देखने को मिल सकती हैं कि वो क्या तैयारियों का जो क्या ऐसे बड़े जो तोहफे हैं या फिर कुछ ऐसी बड़ी घोषणा है वो भी करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, इन सारी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी है, लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत भी ना हो। और ऐसे में राष्ट्रपति का दौरा, तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारियां जो हैं वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सौंपी है कि किसी प्रकार से किसी को भी कोई समस्या ना हो और राष्ट्रपति का दौरा भी अच्छे तरीके से निपट जाए। और नितिन, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें सीएम गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर देखा जाए तो पशु प्रेम और बाल प्रेम हमेशा से देखने को मिलता रहा है, चाहे वो गोरखपुर जाते हो या कहीं पर भी जाते हो। तो उस दौरान अगर हम देखें तो गोरक्षनाथ पीठ में भी उनके जो गौशालाओं में जो भी पशु हैं उनके साथ भी वो खेलते हुए नजर आते हैं, उनका हालचाल लेते हुए नजर आते हैं। और उसी दौरान जब वो अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या में भी उन्होंने पशुओं से या गौ माताओं से बातचीत की है और उनका हालचाल जाना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस हमेशा से निकल कर सामने आए हैं, जब वो बच्चों को दुलारते हुए नजर आते हैं या फिर गौ माताओं से बात करते हुए नजर आते हैं, उनको दुलारते हुए नजर आते हैं, नंदी बाबा से दुलारते हुए नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की हमेशा से लोग जो यूपी वासी हैं। ठीक है नितिन, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तीसरी खबर की बात करते हैं। देश के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होने के शक में गाजियाबाद के मसूरी के नाहल गांव के पास लोगों को पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है और उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, 5 संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया है, ये पूरी अपडेट क्या है? गाजियाबाद से ये पूरी खबर बताई जा रही है। देखिए, गाजियाबाद के नाहल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस तरीके से यूएपीए के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी जो संलिप्तता थी वो आतंकवादी गतिविधियों में
पाई जा रही थी, जिसके तहत ये कार्रवाई इनके ऊपर अमल में लाई गई है। फिलहाल इसमें जांच का जो प्रावधान है वो अभी लगातार जारी है। जिस तरीके से जांच का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो पूरे जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने के बाद भी जो जांच कमेटी थी उसने 24 घंटे यहाँ पर लगभग लगाए हैं, जिसके बाद ये सब चीजें जो है पुलिस को सौंपी गई है। जो गाजियाबाद पुलिस डीसीपी हैं उन तक ये बात पहुंचाई गई है, और उन तक पहुंचाने के बाद इसमें कार्रवाई को अमल में लाते हुए इन 6 लोगों को इसमें पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। और नदीम, कहाँ से हैं ये संदिग्ध, कुछ पता चल पाया है? देखिए, गाजियाबाद में एक गांव है जो नाहल बताया जा रहा है कि नाहल गांव से जो लोग रहने वाले हैं, और फिलहाल इसमें पुलिस जो है अभी जांच का विषय बता रही है, क्योंकि जो इसमें आगे की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं पुलिस उसमें कह रही है कि जिस तरीके से अभी जांच है वो और भी ज्यादा चलने वाली है, जिसके बाद बाकी के आरोपियों को जो सही साबित किया जाएगा। फिलहाल इनको यूएपीए के तहत इनको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। ठीक है नदीम, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अब बात चौथी बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की कमी का बुरा असर देखने को मिला है। गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल संचालकों की बड़ी परेशानी अब बढ़ चुकी है। गैस नहीं मिलने से कई होटल मालिक अब मजबूरी में खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के बीच में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, इसको लेकर सीधा असर भारत देश में भी देखने को मिल रहा है। गैस की जो कमर्शियल गैस की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रुक गई है, इसलिए होटल व्यवसाय पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर होटलों में जो गैस खत्म होने के बाद चूल्हे सिगड़ी पे खाना बनाया जा रहा है, और यहाँ पर अब ऐसी स्थिति आ गई है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से होटल बंद होने की कगार पे है। हमारे साथ होटल के मालिक है, बात करने के लिए हमसे जानेंगे कि क्या परिस्थिति है, अभी क्या हालत चल रहे हैं। क्या बताएंगे सर, जिस तरीके से गैस की सप्लाई पूरी तरीके से कमर्शियल गैस की रुक चुकी है, उसका कैसा परिणाम हो रहा है होटल के जो कारोबार पे, अब क्या बताएंगे? सर, हमने पिछले 4 दिनों से कई एजेंसीज को हमने कॉल किया, हमको गैस चाहिए करके। हम लोग पूरा खाना चूल्हे पे नहीं बना सकते, ताकि क्या होता है पूरा कस्टमर सर्विस देना हो या फिर सब मेनू देना हो, हम दे नहीं पाए। क्या है, अगर गैस अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम चूल्हे पे पूरा खाना नहीं बना सकते, और इसी समस्या से हम जितना दिन हो सके उतना चूल्हे पे बना रहे, नहीं तो हमको होटल बंद करना पड़ेगा। तो कितने दिन से चूल्हे पे बना रहे हो? गैस क्या क्या अब ये गैस नहीं मिलता है, जैसे चूल्हा है जब तक चला रहे हैं, तो कस्टमरों पे कैसा असर देखने को मिल रहा है? कस्टमर पे सर एक तरफ से कस्टमर खुश है, एक तरफ से नाराज़ भी है। खुश इसके लिए कि चूल्हे पे पारंपरिक पद्धति से खाना मिल रहा है, इसके लिए वो खुश है, बट नाराज़ इसके लिए कि उनको 10 मिनट 15 मिनट में जो खाना मिलता था, आज उनको आधा घंटा हम लोग को सर्विस देने में टाइम लग रहा है। सो मुझे रिक्वेस्ट है मेरी सभी होटल व्यवसाय की तरफ से कि आप सरकार को कि हमके होटल के लिए गैस अवेलेबल करके दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि होटल व्यवसाय ने सरकार से अपील की है कि उनको गैस सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अवेलेबल करा के दी जाए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं कासिम अली, TNP न्यूज़, नवी मुंबई। तो महाराष्ट्र की खबर आप देख रहे थे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में 2 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। भारत सहित दुनिया भर के मुल्क इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। ईरान की ओर से भी लगातार इजराइल समेत खाड़ी के मुल्कों पर हमला यूं ही जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से तेल न आने की वजह से ऊर्जा संकट अब बड़ा होता जा रहा है। भारत मौजूदा स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। रणधीर जायसवाल ने बताया कि जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। इस दौरान दोनों के बीच आखिरी बात संवाद ऊर्जा और शिपिंग से जुड़े कई विषयों पर हुई। हालांकि रणधीर जायसवाल ने बताया कि इससे आगे की जानकारी कुछ भी साझा करना जल्दबाजी होगी। ईरान में करीब 9,000 भारतीय हैं, इनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, नाविक और तीर्थयात्री शामिल हैं। तो भारतीय सरकार ने 24 फरवरी को एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद कई भारतीय पहले ही वापस लौट चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है। अमेरिकी इजराइल के ईरान पर हमला शुरू करने के बाद ये भारत ने खास तौर पर स्टूडेंट सहित कई भारतीयों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। तो दूतावास लगातार भारतीय कम्युनिटी के संपर्क में है और जो ईरान से
जो वापस भारत आना चाहते हैं उन्हें वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है। As you know that he has spoken to several leaders in the Gulf on after the conflict started. In these conversations, he stressed on the need for dialogue and diplomacy so that early peace can return. He also underlined the need to avoid civilian casualties, and he focused on the priority for protection of civilians. We have a large Indian community in the GCC countries, and obviously it's their security and welfare is of utmost importance. This was highlighted. We also, in several cases, condemned the violation of sovereignty and territorial integrity of states. As far as contacts with Iran is concerned, yes, our External Affairs Minister has been talking with his counterpart, and 3 conversations have happened in the recent few days. As far as the impact of the war, it is there for everybody of this conflict to see what's happening around, and obviously, it has several issues, several of our lives have been impacted by it, and not just ours, but. और आज की 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।